बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को सलाम। जैसे कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे साथ जो शख्सियत है, और ये आपके और कानूनी टीवी चैनल की तो जानी पहचानी शख्सियत है। इनको लाखों व्यूज़ और शेयर इसी कानूनी टीवी चैनल पे मिल चुके हैं। मेरी मुराद है अहमद अवैस साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और एक्स एडवोकेट जनरल पंजाब और एक्स सदर लाहौर हाई कोर्ट। सर, हम आपको वेलकम करते हैं कानूनी टीवी चैनल से। तो आज हम आपकी बायोग्राफ़ी, आपकी लाइफ के बारे में कि आप इतने बड़े और कामयाब वकील बने हैं और माशाल्लाह आपको लोग बड़ा आइडियल समझते हैं। तो आप कहाँ पैदा हुए और इब्तदाई एजुकेशन कहाँ से लिए? मैं बिल्कुल लाहौर से ताल्लुक़ है, लाहौर में ही पैदा हुआ और मेरी एजुकेशन जो है वो भी लाहौर की है। मैंने मिशन हाई स्कूल लाहौर से मैंने मैट्रिक किया था और स्कॉलरशिप होल्डर हूँ मैट्रिक में। फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन मिला और गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीए तक मैंने वहाँ पढ़ा है। और बीए करने के बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से जब इधर आ गया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, वहाँ से मैंने एलएलबी वहाँ से किया। उस ज़माने में 2 साल का कोर्स था एलएलबी का, और एलएलबी करने के बाद मैं फिर वकालत में हूँ। और ये है कि स्कूल में और कॉलेज के ज़माने में भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी उनमें मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। स्कूल में भी मैं उर्दू डिबेटिंग में मैं अच्छा स्पीकर था अपनी स्कूल का। और फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैं जो है वो डिबेटिंग में, और फिर उसके बाद फाइन आर्ट्स के अंदर फिर राइफल तो यहाँ सर आप रावियन है, ये तो और खुशी की बात है क्योंकि मैं भी रावियन हूँ। तो यहाँ से आपने क्या किया? जीसी लाहौर से? मैंने यहाँ से बीए किया। बीए किया मैंने। अच्छा जी। यहाँ से 4 साल मैंने यहाँ। तो मैं एक बात और बताता हूँ। अभी हम अहमद अवैस साहब से बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, इनके जो कैरियर है उनके बारे में पूछेंगे, ये बड़े वकील कैसे बने वो भी हैं, इनकी शादियों के हवाले से भी बात होगी। तो ज़रा आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आप सर बताएं कि आपका एकेडमिक जो कैरियर है उसमें कोई नुमाया पोजीशन, या आपने कौन कौन सी डिग्रियां ली हैं फाइनल? मैंने एफएससी किया। एफएससी के बाद मैंने बीए किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही, और बीए में भी मेरे इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट थे। फिर मैंने एडिशनल 2 सब्जेक्ट और, डबल बीए कह लीजिए उसको, कि मैंने एडिशनल सब्जेक्ट भी और किए थे, जो इंडियन यूरोपियन हिस्ट्री और उसके साथ सोशियोलॉजी जी। ये मैंने इसमें भी ग्रेजुएशन की। और आप तालीम के बाद सर आ जाते हैं आपके प्रोफेशन वकालत की वजह से। जी। क्योंकि आपको बड़े लोग जो है ना, वो मैंने जैसे पहले कहा है कि बड़ा आइडियल समझते हैं, वो आपको फॉलो करना चाहते हैं, जो हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं, यंग वकला हैं। तो आपने वकालत किस ऑफिस से शुरू की, किस चैम्बर से शुरू की? थोड़ा सा उसकी डिटेल बताएं। देखिए, मैंने वकालत जब हमने शुरू की तो ये 71 की वॉर का ज़माना था, जिसकी वजह से सेशन कुछ लेट हो गया। और जब यहाँ पे वकालत में आए 72 से मैं वकालत में आया था, और हमारे रिज़ल्ट भी 72 में ही आए थे। और आते ही उस वक्त हमारे दोस्त थे एक, और उनके वालिद राना बशीर साहब यहाँ पे सीनियर उनके एडवोकेट थे और वकालत करते थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। उनके चैम्बर को ही, उनके साथ ही दोस्त थे, क्योंकि इकट्ठे ज्वाइन कर लिया हमने। लेकिन 6 महीने का जो वक्फ़ा, एक नेसेसरी एक अप्रेंटिसशिप का पीरियड है, वो मैंने गुजारने के बाद मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपनी वकालत शुरू कर दी थी। और मैंने अपना एक अलग चैम्बर बना दिया था 10 एडवर्ड रोड लाहौर पे। ये सबक है नौजवान वकला के लिए कि वो 10-10 साल तक जूनियर रहते हैं। आपने ठीक 6 महीने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद बिल्कुल काम वो अपना शुरू कर दिया। और फिर उसमें ये बात हुई कि मेरी जो है ना शादी भी बड़ी अर्ली हो गई थी। जी, वो ज़रूर बताएं सर। तो क्योंकि मैंने मार्च 72 के अंदर मैंने जो है वो लाइसेंस मिला मुझे
और मैंने वकालत शुरू कर दी जी। और अप्रैल 72 में मेरी शादी हो गई। दोनों लाइसेंस इकट्ठे ही मिल गए थे? हाँ, और क्योंकि वो फैमिली के अंदर ही थी अच्छा। तो इसलिए वो पहले ही अरेंज थी और वो शादी फिर वहाँ पे हो गई। तो मैं फिर बिल्कुल इंडिपेंडेंट वकालत मैंने की है। मेरे अपने चैम्बर में, बल्कि उस एज में भी, उस ज़माने में भी मैंने अपने साथ वकला जो हैं वो मेरे साथ अटैच रहे। मेरे अंडर ऑफिस में वो काम करते रहे और अल्लाह का फजल रहा कि बस कुछ मामलात ऐसे रहे कि मुझे सर आपसे ये नेक्स्ट है कि कोई अपने एक या दो मशहूर केस बता दें जो आपने मशहूर केस किए होते। देखिए, एक तो नेशनलाइजेशन का वो ज़माना भुट्टो का था कि 1972 में भुट्टो ने, आपको पता है कि नेशनलाइजेशन उन्होंने तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की नेशनलाइजेशन कर ली थी। जी। तो हमारा अपना एक, मेरी वालदा जिसकी जो पैटर्न इन चीफ थी, एक शहर के अंदर एक काफ़ी बड़ा एक आसिफा गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से स्कूल था, तो उसकी बिल्डिंग भी उन्होंने इसी के साथ वो स्कूल और बिल्डिंग सारी नेशनलाइज करने के वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। तो मैंने ख़ुद ये कंटेस्ट किया केस बीइंग अ जूनियर लॉयर, और वो मैटर जो है वो अप टू सुप्रीम कोर्ट वो एक दफ़ा दो दफ़ा तक गया और मैंने सक्सेसफुली इसको ख़ुद कंटेस्ट किया, क्लियर किया और डिस्टिंग्विश किया कि इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज किया गया है, उसकी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज नहीं किया गया। ये केस आपने विन किया? और ये बाकायदा केस हमने विन किया। मुझे तमाम उनके एरियाज़ मिले, उन्होंने रिक्विजिशन कर ली थी, उसके एरियाज़ मिले। फिर रिक्विजिशन को मैंने वहाँ पे बड़ी डिटेल जो है, मैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहाँ वो उसका 2000 रुपये महीना किराया नहीं देते थे, तंग करते थे, तो वो लास्ट में उनको 60,000 रुपये महीना जो है वो को ऑर्डर हो गए और वो फिर सारे एरियाज़ भी देने पड़े उनको। और ये फिर जो आप बड़े अक्सर टीवी पे आए बैठे होते हैं जियो पे इधर उधर, ये इश्तिहारी किस्म के और मशहूर वकील किस केस से बने हैं और कब से, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है या रहा है? मैंने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक ही दफ़ा ही गया हूँ और वो पीटीआई में गया हूँ। इससे पहले मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। ठीक। और मैंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया था और जब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार था तो मैं उस वक़्त पीटीआई में भी आ चुका था। और एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी थ्रू आउट वकालत का जो पीरियड है, मैंने वहाँ पर बिल्कुल अपना एक आज़ाद जहन के साथ मैंने वकालत की है और कभी ये ख्याल नहीं किया कि मेरा जो है मैं कंप्रोमाइज़ जो है की बेस के ऊपर जो है वो वकालत करूँगा ताकि कोई मैं अच्छा ओहदा ले लूँ। यूँ कह लीजिए कि आई हैव नेवर बिन अ जॉब सीकर। मैंने किसी स्टेज के ऊपर भी किसी के पीछे भी नहीं गया, इसलिए मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से। और उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ कि मैं 2004 में जब हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था तो 2004 में एक ऐसा ज़माना था कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव थे। तो किसी को ज़रूरत नहीं थी उस ज़माने में, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े लीडर्स थे वो पाकिस्तान से बाहर थे। नवाज शरीफ एंड फैमिली कंप्रोमाइज़ करके बाहर जा चुके थे। बेनज़ीर भी पीपल पार्टी की हाई टॉप लीडरशिप गायब थी, यहाँ से कोई नहीं थे, तो उसको कोई थ्रेट नहीं था यहाँ पर। मैं पहला शख्स था जिसने 2004 में, जब के ये फुल ताकत में थे, पूरी ताकत में थे, मैंने उस टाइम पे बार के प्लेटफॉर्म से ये बाकायदा तौर के ऊपर ये अनाउंस किया कि परवेज़ मुशर्रफ का आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई ट्रीज़न का चार्ज लगा के इसका ट्रायल करें। और मेरे ख्याल आप ये पहले शख्स थे जिन्होंने ये पहले आवाज़ बुलंद की। सबसे पहले मैंने की और मैंने ये भी कहा, हाँ जी, मैंने कहा कि उस वक्त की जो जुडिशरी थी वो बड़ी कमज़ोर थी। जी बिल्कुल। और वो इसको लेजिटिमेसी भी दे चुके थे। आपको मालूम होगा हिस्ट्री कि उसका जो था ज़फ़र अली शाह केस, जिसमें उन्होंने इसको 3 साल का वक्फा भी दिया कि तुम जो चाहो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहो तो वो भी कर लो। ये सारे इख्तियारात दे के
उसको एक तस्दीक की एक मोहर लगा दी उसके ऊपर, लेजिटिमेसी की मोहर लगा दी उसके ऊपर कि वो उसका रूल जो है वो जेन्युइन है, जो लेटर ऑन पार्लियामेंट ने भी अप्रूव किया। 3 साल की। लेकिन मैंने बार के प्लेटफॉर्म से ये कहा कि ये तमाम गलत है और ये कमज़ोर जुडिशरी जो है उस टाइम की, मैं आपको ये बाद में भी वाज़े कर दूंगा कि जुडिशरी 2007 की लॉयर्स मूवमेंट के बाद एक मजबूत जुडिशरी सामने आई है, उससे पहले बड़ी कमज़ोर। हर मार्शल लॉ लगता था और फौजी जर्नैल को बड़ी आसानी से जुडिशरी की तरफ से एक लेजिटिमेसी की सनद मिल जाती थी और फिर वो उसी के बेस के ऊपर वो मामलात को चलाता था। ठीक है सर, आप थोड़ा सा आपका ये बड़ा, मैं यहाँ को थोड़ी सी बताऊँ। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे जब ये कहा कि ये परवेज़ मुशर्रफ का आर्टिकल 6 में ट्रायल करें, तो मैंने ये भी कहा कि ये हमारी उस वक्त की कमज़ोर जुडिशरी उसका ट्रायल नहीं कर सकती, लिहाजा हम लीगल फर्टर्निटी उसका ट्रायल करें और एक ग्रैंड असेंबली ऑफ सीनियर जूरिस्ट बनाई जाए कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 100 कमिटेड आइडियोलॉग्स, जो लॉयर बड़े सीनियर कमिटेड हों डेमोक्रेसी के, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, आइन की बालादस्ती के ऊपर, उनके ऊपर मुश्तमिल एक 100 रुकनी कमेटी बनाई जाए, एक ग्रैंड असेंबली बनाई जाए। ये ग्रैंड असेंबली जो है ये बाकायदा परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करेगी ऑन द टच स्टोन ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए जिसमें 3 मेंबर ट्राइब्यूनल होगा, जिसमें सीनियर मोस्ट कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट अपराइट जो जजेस होंगे। सबसे तवाना आवाज़ आर्टिकल 6 के हवाले से अहमद आवाज़ साहब की रही है हमारी कम्युनिटी में। अब सर आप बताएं कि आप एडवोकेट जनरल पंजाब कैसे बने और कब बने और कितना अर्सा रहे? मैं इससे पहले एक तरफ ये बता दूं आपको कि जब मैं परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बहुत वोकल था और प्रेसिडेंट था हाई कोर्ट बार का, तो मुझे बाकायदा तौर के ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस से बुला के ये ऑफ़र भी किया था कि आपको हमें इंस्ट्रक्शन है कि आपको एलिवेशन हम कर देते हैं और आपको हाई कोर्ट का जज बना देते हैं। अच्छा। और मैंने ये रिफ्यूज़ किया था। ठीक है। मैं उस वक्त मेरे साथ जो सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट थे ये गवाह हैं इस बात के कि मैंने ये कह के रिफ्यूज़ किया था कि मेरा मैंडेट हाई कोर्ट बार के सदारत का है, बार की तरफ से, और मैं इस मैंडेट को मिसयूज़ नहीं करूँगा और ना इस हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का जो मुझे ऑफिस मिला है इसको जंपिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करके मैं एलिवेशन के लिए ऊपर नहीं जाऊँगा। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। अब उसके बाद जब ये PTI के इलेक्शन जीत की हुकूमत इनकी बनी पंजाब के अंदर भी और फेडरल गवर्नमेंट भी, तो इन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया था एडवोकेट जनरल पंजाब के लिए। और अगरचे मेरे टेम्परामेंट के ख़िलाफ़ था, लेकिन मैंने क्योंकि पार्टी के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए और पब्लिक इंटरेस्ट के पेश नज़र के ठीक है, इससे हमारे जो यंग वकला हैं उनको भी एक अच्छी लाइन के ऊपर लेके आएंगे, मुस्तफ़ीद होंगे, और जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसको भी हम उनके कॉम्पिटेंट जो लॉयर हैं उनको हम एक अच्छी ऑफिस में लेकर आए। और मैं कुछ 6 महीने ही रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट के बाद कुछ मामला। इस्तीफे की वजह क्या बनी सर? ये भी जरा। मेरे इस्तीफे की वजह जो ये बनी कि आपने इस्तीफा दिया था ना? जी बिल्कुल, मैंने इस्तीफा दिया। मैं आपको बता देता हूँ, एक असूल परस्ती थी पहली बात जी, क्योंकि जब मैं एडवोकेट जनरल था और एक बड़ा वाक़या ये हुआ कि मौलाना ताहिर कादरी साहब के जो वाक़या हुआ था लाहौर का सानिया मॉडल टाउन का, उसकी एक विक्टिम खातून जो कि शहीद हुई थी उसमें, उसकी बेटी ने एक पटिशन दी सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस हाकिम निसार साहब एज चीफ जस्टिस वो सो मोटो प्रोसीडिंग्स भी लेते थे और ह्यूमन राइट्स केसेस वगैरह का भी बड़ी वो इनामात के साथ और बड़ी कमिटमेंट के साथ उसकी समाअत करते थे। तो उन्होंने जब ये पिटिशन आई तो उन्होंने उसमें जो है बीइंग एडवोकेट जनरल पंजाब उन्होंने मेरी राय भी पूछी। तो मैंने उनको केस की सारी डिटेल जब बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक लार्जर बेंच बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का और वो सीनियर मोस्ट जजेस का होगा,
वो लार्जर बेंच ये फैसला करेगा कि अब ये तीसरी दफ़ा JIT इसमें बनाई जाए कि ना बनाई जाए। 2 दफ़ा JIT बन चुकी थी और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अल्लामा तालिब कादरी के ख़िलाफ़ आई थी और वजह ये थी कि वो शहबाज शरीफ के चीफ़ मिनिस्टर के होते हुए बनाई गई थी और वो एक कमरे में बैठ के रिपोर्ट तैयार हुई थी। लिहाजा जब ये बन गई ये रिपोर्ट, जब ये एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का बन गया 5 जजेस का, तो उसकी समाअत इस्लामाबाद में हुई और वहाँ पर जब ये कहा गया कि भाई सेक्शन 19 जो है एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसके पेश नज़र गवर्नमेंट चाहे तो वो JIT एक नई बना सकती है। आप सब थोड़ा सा ये कोर्ट में आप जो इस्तीफे की वजह बनी है वो थोड़ा सा बता दें, और ये जो बुज़दार साहब के हवाले से जो थोड़ा सा आपके ऊपर उन्होंने जब आप फारिग हुए तो उनका क्या रवैया था ये बताएं। देखिए बात ये थी कि जब मैंने आपको बताया ना कि ये जब JIT के ऑर्डर हो गए, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बना ले, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया और एक नई JIT बन गई। तो एक रिट पिटीशन के ज़रिए चैलेंज कर दिया गया उसको जी। और वो डिवीजन बेंच के पास लगी। जस्टिस कासिम खान और जस्टिस अरशद जो थे वो डिवीजन बेंच के मेंबर थे। वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई और 2-3 डेट ऑफ हेयरिंग में जबकि मेरा हाज़िरी लगती रही, मैं पेश होता रहा। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे दरख्वास्त नहीं दी बल्कि एक ज़ुबानी रिक्वेस्ट की वहाँ पर इनके जो पिटिशनर्स काउंसिल ने। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि वो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम चीफ जस्टिस के पास एक दरख्वास्त देना चाहते हैं कि लार्जर बेंच बने, ये बड़ा अहम इशू है। और उसके बाद लार्जर बेंच के लिए दरख्वास्त कोई आई और उसके बाद वो कभी हेयरिंग के लिए फ़िक्स नहीं हुई और चीफ जस्टिस ने उसको अपने आप ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के ऊपर उस एप्लीकेशन को कन्वर्ट करके और 12 कानून जो है हाई कोर्ट रेगुलेशंस और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जिसके तहत हाई कोर्ट फंक्शन करता है, आपने इसका प्रोटेस्ट उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने ये बेंच बना दिया और उन्होंने बगैर मुझे इतला दी उसकी हेयरिंग शुरू कर दी। मैंने प्रोटेस्ट किया, जब मुझे इतला मिली मैंने कहा कि ये लार्जर बेंच नहीं बन सकता था, पहली बात, और अगर बन गया है तो आपको मुझे नोटिस करना चाहिए था। मैं एडवोकेट जनरल पंजाब हूँ। आर्टिकल 199 का सब आर्टिकल 4 जो है वो ये कहता है कि बग़ैर एडवोकेट जनरल को, लॉ ऑफिसर को सरकार की तरफ से सुने बगैर आप कोई ऐसा इंजंक्टिव ऑर्डर नहीं कर सकते कि जिसमें आपको पाबंदी जिस सरकार के ऊपर लगाई जाए या हुकूमत पे लगाई जाए। और मैंने उनको ये भी कहा कि ये सारी कार्रवाई जो है ये आपने 12 गैर तरीके से हाई कोर्ट रूल्स के रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए ये सारी कार्रवाई शुरू की है और दानिस्ता तौर पर मुझको आपने नहीं बुलाया इसके अंदर। ये सारी कार्रवाई गलत है। आप इस कार्रवाई को ख़त्म करें, बाकायदा मुझे नोटिस इशू करें और समाअत में मुझे शामिल किया जाए, मेरी हेयरिंग प्रॉपर इस इशू के ऊपर होके। आपने जो कंटेम्प्ट इशू हुई थी आपने माफ़ी मांगने से इनकार किया और आपने कहा जी मैं इसको फाइट करूंगा। जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कहा उनको तो जजेस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी हम तो भाई ऑर्डर सुनाने आए थे और ऑर्डर सुना के हम यहाँ से चले जाएंगे और आप तो ये हमें इतने सारे वकला लेके आ गए हैं, आपको दबाव डाल रहे हैं हम पे। तो मैंने वहाँ पे एक ओपन कोर्ट में ये बात उनको कही थी। मैंने कहा कि एक बात सुन लीजिए कि अगर आप समझते हैं कि आप दबाव में आके कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं तो जो जज दबाव में आके फ़ैसला करे मैं उसको जज नहीं समझता। और अगर आप ये समझते हैं कि आप दबाव में ला के फ़ैसला कराना चाहता हूँ और मुझे ये पता लगे कि आप दबाव में आ गए हैं तो आई विल बी द फर्स्ट टू बाइक आउट योर कोर्ट। और उसके बाद वो प्रोसीडिंग उन्होंने ख़त्म की। उन्होंने कहा जी हमने फैसला सुना दिया, चले गए और ओपन कोर्ट में कोई कंटेम्प्ट नोटिस इशू नहीं हुआ। बड़ी दलेरी से किया सर वो सारे। मैं आपकी कंटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ कि इन्होंने रात को हमें लेट नाइट मालूम हुआ कि मीडिया से कि मुझे कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया। अगरचे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत उसका सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर आप जज जो है वो प्रोसीडिंग के दौरान ये महसूस करे कि वो वकील ने या किसी क्लाइंट ने या किसी पार्टी ने कोई कोर्ट के साथ बदतमीज़ी की है या कंटेम्पचुअस ज़ुबान इस्तेमाल की है तो वो उसी वक्त प्रोसीडिंग के दौरान वहाँ पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ओपन करेगा। वो नहीं हुआ।
आप सर मेरा ये बताएं कि आपको वकील मुकर्रर किया था वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने, उन्होंने आके अदालत में बयान दे दिया कि मैं जी अब वकील चेंज करना चाहता हूँ, इसके बारे में आप क्या? उन्होंने बयान इसलिए दिया था कि उससे पहले इन्होंने ये मुझ पे जब 2-3 पेशियों पे दबाव डालते रहे कि आप माफ़ी मांगे तो हम ये कंटेम्प्ट का नोटिस विड्रॉ कर लेते हैं। मैंने ये फुल बेंच जो था हाई कोर्ट का, इन जज साहबान को मैंने ओपन कोर्ट में कहा, मैंने कहा कि मैंने कोई कंटेम्प्ट नहीं की, और मैंने क्योंकि कंटेम्प्ट नहीं की है इसलिए आपकी ये तमाम गलत प्रोसीडिंग तो आपकी है, तो फॉल्ट कमिटेड बाय द बेंच, व्हाई शुड आई अपोलोजाइज। और मैं आपको हाँ मैं यही बताने लगा हूँ कि इन्होंने फिर कहा कि जी चीफ मिनिस्टर को और लॉ सेक्रेटरी को और लॉ मिनिस्टर को इन्होंने बुलाया कोर्ट के अंदर, और उससे पहले मेरी जब मैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस में मेरी मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर के साथ भी और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी, तो मैंने वहाँ पे उनको कहा, मैंने कहा कि ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये प्रोसीडिंग जो है ये सिर्फ इसलिए की गई हैं कि वो गवर्नमेंट को एम्बेरसिंग पोजीशन में डालना चाहते हैं और मुझे हटाना चाहते हैं जी। और मैं नहीं चाहता कि मैं, क्योंकि एडवोकेट जनरल हूँ, मेरी वजह से गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक टकराव पैदा हो, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैंने पहले कह दिया था। अच्छा, इस वजह से उन्होंने आके यहाँ कहा। बस ये बात वाज़ेह होगी सर, चूँकि आज हम बायोग्राफी के हवाले से भी बात कर रहे हैं तो ये बात हो गई। अब सर पीटीआई को 1 साल गुजर गया है, आप उनके साथ हैं, आप उनके विजन के साथ अभी भी खड़े हैं, या जैसे लोग महंगाई और बाकी चीज़ों के हवाले से मायूसी का इजहार कर रहे हैं, आपका क्या इजहार है इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक लोग मायूसी का इजहार करते हैं इसमें शक नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन की जो ज़रूरियात जो हैं वो अगर पूरी नहीं होगी तो वो मायूस होगा जी, और उसको इतनी अदराक नहीं होता कि हुकूमत को कैसे चलाया जाता है और हुकूमत की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम जो है किस किस्म की उसको फेस करना पड़ती हैं। यहाँ पे जो पीछे 2 हुकूमतें इससे पहले रहीं उनमें कोई शक नहीं है कि करप्शन प्रमोट हुई, बहुत ज़्यादा, इस हद तक प्रमोट हो गई कि उसके बाद आपने देखा कि जिस वक्त वो ये पनामा का केस आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक भरपूर डिटेल फैसला दिया और इट वॉज प्रूवन ऑन रिकॉर्ड। 1 साल की कारकर्दगी से तो मुतमईन है या नहीं? मैं सिर्फ आपके सामने मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूँ कि 1 साल की कारकर्दगी जो है उसमें जो मुश्किलात हैं जी, उसके पेश नज़र उसको सही तरीके से अभी तक जो है हुकूमत का वो कंट्रोल हमें नज़र नहीं आया जी, जो कि होना चाहिए, और उसकी बहुत सारी मुश्किलात सामने हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस है बहुत बड़ा, और उसकी वजह यह है, उसकी भी बुनियाद पीछे जाती है। जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि ईवल दैट मैन डू लिव आफ्टर देम, गुड इज़ ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स। तो वो बुराइयां जो पीछे हो चुकी थी वो सामने आई हुई हैं, उनसे निपटने के लिए कितनी परसिवेरेंस की ज़रूरत है, कितने असूल परस्ती की ज़रूरत है, कितनी विजन की ज़रूरत है और कितनी कमिटमेंट की ज़रूरत है। नवाज शरीफ, परवेज़, इमरान खान की हद तक तो वो कमिटमेंट मौजूद है, वो ऑनेस्टी मौजूद है, लेकिन उनके साथ जो उनके रफ़का हैं उनके अंदर मुझे वो कमिटमेंट नज़र नहीं आती, और उसी वजह से ये डिले हो। अब थोड़ा सा चूँकि ये ज़ाती आपका वो इंटरव्यू है, तो शुरू में मैंने कहा था आप सर बताएं कि आपने कितनी शादियाँ की हैं और थोड़ी सी डिटेल बताएं, लव मैरिज है क्या है, थोड़ा सा ये नहीं। मैंने बताया आपको, मेरी पहली शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी और क्योंकि फैमिली में थी जी, और आपकी फैमिली जनरल हमीद गुल की छोटी बहन थी मेरी वाइफ जी, और क्योंकि उनसे मेरा एक फर्स्ट कज़न का रिश्ता भी था, ठीक है, जनरल साहब से, अच्छा, तो बड़ी करीबी रिश्तेदारी थी और अरेंज मैरिज थी, फैमिली की मैरिज थी, और इसमें मेरे 4 बेटे और 1 बेटी हैं। और उसके बाद उनकी अचानक डेथ हो गई 2013 में, और फिर मैंने अब 2018 में मैंने जो है वो अपनी फैमिली की कंसेंट के साथ और फैमिली की पार्टिसिपेशन के साथ मैंने सेकंड मैरिज की है। सुना है कोई आपने? वो यूके में ही हुई थी, यूके में हुई, और वो शी इज़ अ ब्रिटिश नेशनल और डॉक्टर हैं जी, तो वो मेरी सेकंड मैरिज है। तो आपका कहीं पाकिस्तान छोड़ने का इरादा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो भी यहाँ ही आके रहेंगी और यहाँ पे ही। तो असल में पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है या? हाँ, पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान से ताल्लुक है।
बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज आपके ये किए है, आप सिर्फ जूनियर वकला के लिए एक आखिरी मैसेज दे दें आपको। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जूनियर वकला के लिए तो मैसेज ये है कि उनकी तरफ तो से आपको आइडियलाइज करते हैं जी, उनकी, इसीलिए मैं उनकी तरफ से कहता हूँ कि क्या फ्यूचर जो है वो उन्हीं के हाथ में है। तमाम नौजवानों के और पाकिस्तान पर्टिकुलरली नौजवान वकला के हाथ में पाकिस्तान का फ्यूचर है और इन्हीं ने बनाना है। ठीक। लिहाजा उनकी तरफ से उनके ये मैं शेयर कहना चाहता हूँ कि अपने हाथों में लिए शमाए यकीन आएंगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, यही आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।